टीम एक्सपोज को इतला मौसूल हुई कि लांडी थाने में पुलिस ने मुबैना फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया है, जिसके बाद लांडी थाने के बाहर एहतजाज शुरू हो गया है। टीम के मेंबरान को मुख्तलिफ व्हाट्सएप नंबर से थाने के बाहर होने वाले एहतजाज की वीडियो मौसूल हुई, जिसमें अवाम ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और इल्जाम लगाया कि पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान जख्मी हुआ। पुलिस की जानिब से बताया गया कि जख्मी होने वाला नौजवान मुबैना बत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। टीम एक्सपोज ने अपने सहाफती मिशन को जारी रखते हुए तहकीकात शुरू कर दी। मालूमात करने पर पता चला कि फायरिंग के वाक़े में जानशेर नामी शख्स जख्मी हुआ है और जानशेर पर भत्ते का इल्जाम है। पुलिस ने बताया कि जानशेर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश पर था। पुलिस एहलकार और जानशेर में हाथापाई हुई। इसी दौरान गोली लगी, वो जख्मी हुआ। लांडी थाने के बाहर एहतजाज शुरू हो गया। मुजाहिरीन ने बताया कि जानशेर बेकसूर है। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए भत्ते के मुकदमे के मुद्दई शकील को और फायरिंग करने वाले हेड कांस्टेबल जावेद को जख्मी शेर खान के भाई नियाज की मुद्दईयत में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मैं इस वक्त लांडी 36 भी उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं, जिस मुकाम पर कुछ दिन कबल लांडी में फायरिंग से एक शख्स पुलिस की फायरिंग से मुबैना तौर पर जो एक शख्स जख्मी हुआ था, उस शख्स को पुलिस ने यहां से गिरफ्तार किया था। और जो उस पर इल्ज़ाम था, जिस शख्स ने इल्ज़ाम आयद किया था भत्ते का, उसका भी यही दावा था कि इस मुकाम पर उसे बुलाया गया था और उसे बुलाने के बाद यहाँ पर उससे भत्ते का मुतालबा किया गया था। मेरे साथ उसी शख्स का भाई मौजूद है, उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिर वाक़या हुआ क्या था। आप यहाँ पर थे या आपको बुलाया गया, क्या वाक़या हुआ था इस होटल पे, ज़रा मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। ये वो जगह है, यहाँ पे आके वो लोग बैठे थे। ज़ोर के टाइम उसको फ़ोन आया कि भाई आके अपने पैसे ले जाओ। इनका स्क्रैप का लेना देना था सिग्मा फैक्ट्री के अंदर, ये तकरीबन 2-2.5 सालों से इनका लेना देना था। तो इन्होंने प्लान बनाया कि इसको हम यहाँ बुलाएंगे और बत्ती के केस में बंद करा देंगे। तो मेरा भाई आता है पड़ोसी के साथ, यहाँ आके वो रुकता है, तो इस जगह पे वो बैठे होते हैं। तो उनको वो पैसे कम दे रहा होता है, जो उसका हिस्सा बनता है, तो उसको पैसे कम दे रहा होता है। वो बोलते हैं कि मैं अपने मामू को फ़ोन करता हूँ, उनसे पता करूँ। वो फ़ोन के लिए थोड़ा सा आगे आता है, वो फ़ोन करता है मामू को। मामू नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते। इतने में 2 पुलिस वाले आते हैं बाइक पे, अल्लाह जानता है पुलिस वाले थे भी या नहीं थे। वो पिस्टल निकालते हैं उसके ऊपर, वो समझता है कि ये डकैत है, तो वो मोबाइल पर्स निकाल लेता है। उसके बावजूद जो है ना, फिर वो बोलते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हम आपको लेना है। तो वो उनके साथ नहीं जाते। तो इतने में 2 मिनट में पुलिस की मोबाइल आ जाती है। तो पुलिस की मोबाइल में उसको डाल के लेके जाते हैं। तो जो मेरा पड़ोसी था ताहिर खान, वो मेरे पास घर पे आता है, तो मुझे फ़ोन करता है घर पे आके, बोलता है यार ऐसा सीन हो गया, आपके भाई को ले गए पुलिस वाले। मैं फ़ौरन लांडी थाने पहुंचता हूं, वहां मेरे को अंदर नहीं छोड़ते। तो मैं किनारे से देखता हूं कि मेरा भाई जो है ना सामने मोबाइल के अंदर गोली लगा पड़ा हुआ है। तो इतने में एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस में उसको टांग से खींच के, जिस टांग में गोली लगी उसी से खींच के उसको एम्बुलेंस में डाल के ये लोग ले गए। तो आपका भाई यहाँ पर कैसे पहुँचा? उसको फ़ोन आया था। फ़ोन भाई यहाँ करीब क्या कर रहा था? मेरा भाई की नाइट ड्यूटी, वो सो रहा था। उसको फ़ोन करके उठाया और उसको यहाँ बुलाया कि आप अपने पैसे आके ले जाओ। ये सामने 2 गली आगे मेरा घर है, इतना दूर नहीं है। तो उसके बाद जो है ना, फिर मैं जिना से जब मैं पहुँचा तो भाई ने बताया। फिर मैंने मामू को फ़ोन किया, मैंने बोला ऐसा सीन हो गया, आप लोग थाने पहुँचो। फिर बाद में थाने में पहुँचे तो फिर SHO पहले कह रहे थे कि भाई उनको छोटी सी खरोच आई है। जब बाद में मैं खुद जिना गया हूँ तो देखा तो उसको गोली मारी हुई थी। तो फिर मामलात हो गए। SHO साहब फिर आ गए थे मेरे ख्याल से मौके वारदात पे। वो कह रहे थे कि मैं SSP साहब की मीटिंग में था और अल्लाह बेहतर जानता है। और फिर मामला जो है ना बड़े हमारे आ गए थे, DSP साहब थे और इन्वेस्टिगेशन DSP साहब थे। इन सब मामलातों में बड़े ने देखा और ये मामलात हैं। बिल्कुल, इन्होंने जिस तरह बताया कि इनके भाई को यहाँ से पुलिस उठा के लेके गई और सिविल वर्दी में लेके गई, जिससे उसको खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये पुलिस है या फिर कोई डाकू है। इनका घर भी करीब है, यहाँ से जाते हैं इसके घर पर, इसके उस भाई से बात करते हैं जिसको गोली लगी थी। अभी बहुत सारी चीज़ें दिखाना बाकी है, हमारे साथ रहिएगा। लांडी पुलिस की मुबैना फायरिंग से जख्मी होने वाला शेर खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं, उनको पूछते हैं कि आखिर वो किस तरह जख्मी हुए थे, क्यों पुलिस ने उन पर फायरिंग की थी और इनके ऊपर भत्ते का इल्ज़ाम क्यों आयद हुआ था। आपको पता है आपके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम है भत्ते का, किससे भत्ता ले रहे थे, क्या मामला हुआ और आपको पुलिस ने गोली क्यों मारी? ये तो मैं खुद भी हैरान हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरा तो 2 साल से ही कारोबार चल रहा था। ऐसा कोई होना ही नहीं चाहिए था मेरे साथ। असल में अंदर ही अंदर इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी SHO के साथ मिलकर। बुलाया इन्होंने या आप भत्ता लेने गए? नहीं, इन्होंने बाकायदा फ़ोन किया। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, बार बार फ़ोनें आ रही थी मेरे को, तो मैंने यस किया, बोला यहाँ आ जाओ।
तो पैसे आप ले जाओ अपने, और हम जो है ना, ये रोज़ाना जैसे पैसे देता वैसे ही पैसे दे रहा था। इस बार थोड़ा दूर करके इसने मुझे बुलाया। जब इन्होंने बुलाया मेरे को तो मैं गया, बोला चाय वाय, मैंने चाय नहीं। इन्होंने फिर फ़ोन किया कि शेरशाह से बंदा आ रहा है वो पैसे देने, क्योंकि पैसे तो ये देता था, शेरशाह से ऐसा कौन सा बंदा आने लग गया। इस दौरान मैंने मामू को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा चक्कर है। तो इसी दौरान मेरे को सेवल में 2 बंदों ने हमला किया और पकड़ के बट मारे मेरे को, और मोबाइल आई है एकदम से मेरे, बिठाया मोबाइल में, और इन लोगों ने गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करी, ऐसे ही मेरे को ले गए ईदगाह ग्राउंड के। मेरे को इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे और पूछताछ करते रहे, और जितने भी लोग वहाँ थे उनको भगा दिया। टेले वाले थे जितने भी थे उनको सबको रफा दफा कर दिया। मेरे को नहीं पता था मेरे साथ ये लोग ऐसा करेंगे। तो मैं अपना बताता रहा कि मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ भाई, मेरा कोई ऐसा वैसा रद्दोमल है नहीं। बाकायदा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। कंपनी के डायरेक्टर इसका खुद बाकायदा एक क्या नाम है, गवाह है इस बात का। और क्या इससे बड़ा। इन्होंने बोला चलो ठीक है। इन्होंने फिर फ़ोन पे रब्ता किया उसी SHO से, राजा तनवीर है क्या। तो अब ये वो पूछने लगा इसके साथ करना क्या है, ये फलाना ढिमकाना। मैंने बोला भी मेरा जो है ना मामू ये हैं, फलाना है। तो उन्होंने जो है ना बोला इसको साइड, उस गली में रोका। वो गली थोड़ी सन्नाटे वाली गली थी। जब वहाँ रोका तो फिर बोला, उसने रोका और रोक के फिर फ़ोन किया इसके साथ करना क्या। उन्होंने शायद उसको कुछ भूल दिया कि क्या करना है, इनका इरादा कुछ और था। तो जब इन्होंने मेरी एकदम से आंखों में पट्टी बांधी और मुझे जो है ना एकदम तैर, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो। बोला आप बस जो बोल रहा हूँ आप वो करो खामोशी से, नहीं तो खैर नहीं है तुम्हारी। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, अल्लाह मालिक है। मैं कलमा पढ़ता रहा। तो ये लोग मुझे ले गए, गाड़ी चलती रही। एकदम से ना गाड़ी रुकी और मोटरसाइकिल आके बैठे। आवाज़ तो मैंने पहचान ली, यही शकील और ये रऊफ काशिफ जो है स्क्रैप वाला, ये बैठ गया। अब वो पता तो नहीं कि मेरी जगह कहाँ है, आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। तो बोला इसको नीचे उतारो। मैंने बोला कहाँ उतारो। बोला SHO साहब आए तुम्हें मिलवाना। तो ये नीचे लेके आए, 2 हाथ 2 से मेरे को पकड़ा हुआ था इस तरह। पकड़ के एक ने यहाँ से छोड़ा, एक ने वहाँ से छोड़ा। तो मैंने बोला कहाँ है। एकदम से 2 फायर किए उन्होंने, एक मेरी टांग पे लगा, एक मिस हो गया। तो ये एकदम से मैंने अपने हाथों से ही पट्टी हटा दी। तो ये जावेद जो था पुलिस वाला, इसके हाथ में गन थी, और ये शकील भी खड़ा हुआ था, ये हीरो भी खड़ा हुआ था, ये जो काशिफ है। फिर 2 पुलिस वाले पठान जो थे उन्होंने मेरे साथ जो है ना कोऑपरेट किया। बोला हम लेके जाएंगे। बहुत मिन्नत सवाजत करके फिर मेरे को इन्होंने मोबाइल में डाला, हथकड़ियाँ लगा के मुझे बहुत बड़ा, जैसे कोई मैं दहशतगर्द वगैरह ऐसा हूँ, पेश करके मेरे को ले गए जिना अस्पताल। और वहाँ इलाज करवा के फिर मैं ताने आया इस जगह पर वापस। इलाज करने के बाद ये सारे वहाँ मौजूद थे। तो ये बातें हो रही थी। मैंने तो DSP थे उनको भी सारी रिपोर्ट दी, SHO के बारे में भी साहब बताया कि ये राब्ते में थे इनसे के साथ, बाकायदा राब्ते में थे। वो नाम ले रहे थे इस बंदे का, और इन्हीं SHO ने मुझ पर मारा भी। जब मैं ज़ख्मी था मेरे को मोबाइल से इस पैर से पकड़ के इन्होंने नीचे गिराया जहाँ से खून आ रहा था। बोला तेरे तो हम ऐसा हाल करेंगे। मैंने बोला आप मेरा अब बैकग्राउंड मालूम कर लो, उसके बाद मेरे पे जो करना है वो कर लेना। नहीं, उन्होंने बस मारते रहे। मैंने बोला अब तो ये मेरे को ऐसे ही मार देंगे। आपको बताऊं कि अफसोसनाक बात यह है कि माना अगर इस शख्स पे भत्ते का इल्ज़ाम है, माना ये शख्स किसी क्राइम में मुलविस है, इसका बैकग्राउंड चेक कराया जाए, पुलिस के पास FIR की अथॉरिटी होती है, इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी होती है, ना कि इस बात की अथॉरिटी होती है कि किसी को सज़ा दी जाए। एक नौजवान लड़का है, जिस तरीके से इसको बेदर्दी से गोली मारी गई पुलिस की जानिब से, किसके कहने पे मारी, किसके कहने पे नहीं मारी, ये तमाम तर चीज़ें अदालत में साबित की जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से गोली मारी गई और इसका ये कहना है कि उसके बाद उसी पाँव से उसको ज़बरदस्ती जो है घसीटा गया, इस तरीके से नाइंसाफ़ी पुलिस की जानिब से जो की गई है उस पर एक सवालिया निशान है। हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि इस तरीके से किसी भी नौजवान को किसी भी मुकदमे में इल्ज़ाम लगना, गिरफ्तार होना, कानून के पास जाना, अदालत में साबित होना, ये एक कानूनी अमल है। लेकिन इस तरीके से गोली मार के एक नौजवान लड़के को इस तरीके से बिठा देना, खुदारा मेरी ऐसे अपने इदारों से गुजारिश है कि इस तरह के गैर कानूनी अमल से दूर रहें और अपनी नौजवान नस्ल को बचाएं, ना कि मजीद बिगाड़ें। लांडी में पुलिस की फायरिंग से जख्मी होने वाले नौजवान का अब से कुछ देर कबल मैंने इंटरव्यू किया, उससे बातचीत करी। अब इस वक्त उनके मामू मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मामला था।
क्या इल्ज़ाम है, क्यों लगा आखिर उस पर इल्ज़ाम? और उसने बताया कि जैसे उसको गोली लगी उसने फौरी तौर पर आपको कॉल की, तो उसके बाद आपकी तरफ से क्या पेशरफ्त हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए हमारे मौक़िफ़ सुनने के लिए। असल में ये 1.5-2 साल पहले से ये कारोबार शकील का पहले यानी जानशेर का अकेले में था, और फिर उसके बाद वो शकील व जब जब्बार बा यहाँ से भागा तो जब पता लगा तो फिर दोनों ने पार्टनरशिप पे जो ना ये चीज़ें करनी शुरू की। और वहाँ वक्तन फ़वक्तन जो ना शकील की तरफ से किया, ये नफ्सियाती आदमी है, सारे मामलात कर देता है, कभी 30% पे, कभी 40%, कभी 70,000 पे, तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो ये मामलात पहले से लईक साहब कंपनी के जो मैनेजर हैं और डायरेक्टर हैं उनके सामने ये सारी चीज़ें हैं, और हमारे पास अभी आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताएं वो भी हैं। टीम एक्सपोस्ट के राब्ता करने पर पता चला कि दोनों जानिब से इल्जामात की बारिश है। अब यह हकीकत जानना जरूरी हो गया था। मैं इस वक्त लांडी थाने में मौजूद हूं और चंद दिन कबल लांडी थाने में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था। मुबैना तौर पर एक शख्स पुलिस की फायरिंग से जख्मी हुआ था। मेरे साथ इस वक्त डीएसपी लांडी मौजूद है, उनसे पूछते हैं आखिर क्या वाकया हुआ था, क्यों लोगों ने एहतजाज किया था, जो शख्स जख्मी हुआ उस वक्त इसकी क्या पोजीशन है, और एक और जो शख्स जख्मी हुआ था उसके ऊपर भी भत्ते का इल्जाम था। एक शख्स था शकील नामी जिसने क्लेम किया था कि वो उससे भत्ता वसूली करता है, जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी। आज डिटेल में डीएसपी लांडी इस वक्त अरशद लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डिटेल में उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या वाकया था। लांडी थाने के बाहर काफी एहतजाज रहा, उसके बाद पुलिस का भी कुछ एक्शन हुआ। एक पुलिस हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल उसमें गिरफ्तार भी हुआ है। एक शख्स जो जख्मी हुआ है, पुलिस पर इल्जाम था कि एसएचओ ने अपने मौजूदगी में जख्मी करवाया। क्या थोड़ा वाकया था, उसकी डिटेल बता सकेंगे? अब्दुल शकील नाम का एक बंदा है जो कि स्क्रैप का काम करता है सिग्मा कंपनी के अंदर। उसने ये पुलिस को इतला दी थी कि भाई एक शख्स जो है मेरे से भत्ता मांगने आ रहा है, कि वो भत्ता लेने आ रहा है और उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। पर पुलिस जैसे वो शख्स उससे भत्ता लेने आया तो पुलिस ने उसको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया इसकी निशानदेही पर, और उसकी कब्जे से 50,000 रुपये भी बरामद कर लिए बकौल मुद्दई के वो उसके भत्ते के तौर पे दिए गए। उसके बाद हमारी पुलिस मोबाइल जैसे उसको लेके आ रही थी तो उस मुलजिम ने वहाँ से भागने की कोशिश की, जिसके दौरान हेड कांस्टेबल जावेद ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो चीना चपटी में उसके पिस्टल से फायर हो गया, जो उसके पाँव के बिल्कुल साइड से छूता हुआ ये नहीं गुजर गया। तो उसके बाद उसको पुलिस थाने ले आए और यहाँ से उसको अस्पताल ले गए। मुद्दई अब्दुल शकील के कहने के रिपोर्ट करने पर हम पुलिस थाना लांडी ने ये FIR नंबर जो है 817/22 दर्ज की बतेगी। जब लोगों ने एहतजाज किया, जब थाने के ऊपर लोग आ गए, फिर मैंने इस मसले के अंदर इंटरवीन किया और मैं लोगों के साथ मुलाकात हुई तो उनका कहना था कि भाई ये अब्दुल शकील का और जानशेर नामी बंदे का आपस में लेन देन का मसला है, जो कि दोनों पार्टियां स्क्रैप का काम करती। इसकी तस्दीक के लिए मैं मुतल्लिका जगहों पे गया मैं खुद, और मैंने जाके ये चेक किया कि बराबर जिसको शकील ने जानशेर को जान से गिरफ्तार कराया था वो एक होटल थी वहाँ पे, वहाँ के लोगों ने बोला कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी और इसको आपस में बैठ के हंसी खुशी बात कर रहे थे। फिर उसके बाद पुलिस आई, उसको गिरफ्तार करके ले गई और पैसे बरामद किए। उसके बाद मैं मुतल्लिका फैक्ट्री सिग्मा कंपनी भी गया, वहाँ भी मैंने जाके उसके मैनेजर से बात की, जो डायरेक्टर है उनसे बात की। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि बराबर जानशेर का और शकील का स्क्रैप के मामले के अंदर एक दूसरे से कारोबारी तनाज़ा है। इसका हमने पिछले अप्रैल 2022 से हम इस मसले को देख रहे हैं और दोनों की बाहमी रजामंदी से मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये मामला मशकूक हो गया तो हम थाने आ गए और मुद्दई के जो दूसरी पार्टी है जिस जानशेर के भाई नियाज अली की मुद्दत के अंदर हमने एक दूसरा पर्चा कायम किया 324 का, जो उन्होंने पुलिस कांस्टेबल जावेद और अब्दुल शकील के खिलाफ दर्ज कराया। इस मामले के अंदर जो है जानशेर को इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 497 ज़मन 2 के तहत उसको ज़मानत में आज़ाद किया, क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंस सामने नहीं आई सर-ए-दस्त। उसके बाद जो है मुद्दई की कहने की शनाख्त पर हेड कांस्टेबल जावेद को और उसको अब्दुल शकील नामी शख्स को 324 के मुकदमे बाकायदा गिरफ्तार किया गया। अच्छा, सिर्फ आप मुझे ये बताते हैं, पुलिस पर इल्ज़ाम है कि उसने इस शख्स को जो मुबैना बत्ताखोर था उसको ला कर थाने के अंदर गोली मारी, ऐसा है या नहीं? और उसको गोली लगी तो कहाँ लगी? नहीं, इससे में कोई सदाकत नहीं है इस चीज़ के अंदर कि थाने में ला के उसको गोली मारी की गई।
वो मोबाइल से जो भागने के दौरान या अपने आप को छुड़ाने के लिए जब भागने की कोशिश की है, तो हेड कांस्टेबल जावेद का ये कहना है कि ये मैंने पिस्टल निकाला तो सीना चपटी में उसके पाँव में गोली मारी, पाँव में गोली लग गई है। अच्छा, ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं, जिस वक्त लोग बाहर एहतजाज कर रहे थे उस वक्त काफ़ी लोगों ने थाने पे दावा बोला, कोई किसी सिपाही पे जो है वो हाथापाई भी की। ऐसा तो नहीं कहीं पुलिस प्रेशर में आ गई थी? नहीं, इसमें देखें पुलिस का काम है कि मेरिट पे काम की तफ्तीश करे। देखिए इस वाक़े के दो रुख सामने आ गए। पहला वाक़या था जो भत्ताखोरी का, जिसकी बाद गिरफ्तारी मुलजिम की हमने तहकीक की और गोली लगने के बाद जब लोगों ने मुजाहरा किया तो हम एक एक चीज़ को जाके गहराई से देखा, जिसमें यह मामला भत्ताखोरी का नज़र नहीं आया, ये मामला लेन देन का नज़र आया। तो लिहाजा फिर उसी के तहत हमने दूसरी एफआईआर दर्ज की। बाकी जो आपने कहा कि लोगों ने थाने में धावा बोला या कोई हमला किया, ऐसी कोई सूरत, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। लोग मुश्तल थे, उनको हमने बातचीत के जरिए उनको पहले रोड खुलवाया, उनसे उनके साथ उनकी बात सुनी, बात सुनने के बाद तहकीक की, तहकीक के बाद हमने ये दूसरी एफआईआर दर्ज की। वहाँ से तकरीबन 15-18 साल से वहाँ पे सिग्मा कंपनी से स्क्रैप का काम कर रहा है। ये जो जानशेर है, ये भी जो फैक्ट्री का जो एक पुराना मुलाजिम मैनेजर जिसका नाम है अब्दुल जब्बार, उसके पास उसने स्क्रैप के काम में पैसे लगाए हुए थे, जो उसको माहाना बुनियाद पर प्रॉफिट देता था। और ये मार्च 2022 में वो जब्बार नामी शख्स जो कि मैनेजर था उस फैक्ट्री के अंदर सिग्मा में, वो वहाँ से फरार हो गया। जब वो फरार हो गया तो उसने दावा किया कि भाई मेरे पैसे फैक्ट्री के ऊपर है और लिहाजा मुझे स्क्रैप दिया जाए, जिसके ऊपर फैक्ट्री की जो मालकान है या जो डायरेक्टर है उन्होंने उनके साथ बैठ के शकील की और उनकी जानशेर की आपस में बातचीत करवाई और ये मामला उनका खुशूस रूप से हल कराने की कोशिश की। और मार्च 2022 से लेकर दिसंबर तक इनके मामले सही चले, अभी आके ये इनका मामला इस तरह ख़राब हुआ है। और अभी मैंने जो फैक्ट्री वालों से पूछा है वो ये कह रहे हैं कि अब जनवरी के बाद जो 15 दिन माल जानशेर उठाएगा स्क्रैप का माल और 15 दिन शकील उठाएगा, ये उनका फैक्ट्री वालों से तय हुआ था। ये ज़बानी सारी बातें हैं जिसका तहरीरी तौर पर दोनों पार्टियों के पास कोई सबूत नहीं। बिल्कुल, आपने सुना, इस वक्त डीएसपी लाडी मेरे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से बताया गया कि जो उस दिन वाक़या हुआ, एक तो भत्ताखोरी का वाक़या के जो मुकदमा दर्ज हुआ, वाक़ये में कोई भत्ताखोरी की शवाहिद नहीं मिले। दूसरा जो बंदा जख्मी हुआ जिसका नाम जानशेर बताया जाता है, उसको पुलिस ने कानूनी तौर पर बाकायदा यहाँ से रिहा किया है और साथ ही साथ उसको जमानत पर रिहा किया है ताकि वो उस मुकदमे की पैरवी कर सके। और पैरवी करने के साथ साथ जो जख्मी था, चूँकि वो उसको अपना ट्रीटमेंट करवाना था, उसको पाँव पे गोली लग चुकी थी, ये भी दूसरा मकसद था पुलिस का कि फौरी तौर पर जाके अपना इलाज करा सके। लाडी में कुछ दिन कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ था। पुलिस की जानिब से इतलात बताई गई कि जो शख्स जख्मी हुआ था वो उस वक्त भत्ते के मुकदमे में मुलजिम था और उससे जिस शख्स ने गिरफ्तार कराना था वो इस वक्त दोबारा मुलजिम है। ये मुलजिम और मुद्दई की एक्चुअल कहानी क्या है, मेरे साथ इस वक्त एक मुद्दई के और मुलजिम के वकील मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वाक़या पेश आया था। उसके बाद इस वक्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और वकीलों की जो अदालत में लड़ाई है वो कहाँ तक पहुँची है। 817 एफआईआर नंबर है जो मेरे मौकिल ने कटवाई थी एक मुलजिम के खिलाफ भत्ते की 817, जिसमें अब्दुल शकील ने एफआईआर कटवाई थी। उसमें एक बंदे को नॉमिनेट किया गया जिसमें रंगे हाथों पकड़ा गया भत्ता लेते हुए, जिसमें से 50,000 रुपये बरामद किए गए। बरामद कराने के बाद उसको एफआईआर में नामजद करवाया गया, उसकी फर्द गिरफ्तारी बनाई गई। फर्द गिरफ्तारी बनाने के बाद एक मेरे मौकिल को कॉल आती है कि आप थाने पे आ जाएं। जब थाने पे वो गया तो थाने वालों ने उल्टा काम कर दिया। मेरा जो मौकिल था जिसमें एफआईआर नंबर 817 की एफआईआर थी, जिसने भत्ते की एफआईआर कटवाई थी, उसमें वो मुद्दई था। एक 818 एफआईआर कटी, जो मुद्दई मुकदमा वो दूसरी एफआईआर में मुलजिम बन गया। और एक पुलिस वालों की नाइंसाफी, जो एक बंदा रंगे हाथों पकड़ा गया, उसको बगैर तफ्तीश के, बगैर किसी गवाहों के, बगैर किसी के बयान लिए हुए उसको छोड़ दिया गया। और मेरे मुलजिम जो मेरा मुद्दई मुकदमा था अब्दुल शकील और उसका जो साथी था काशिफ, उसको एक झूठी एफआईआर में बंद करा दिया गया और उसको सलाखों में पीछे कर दिया। एक जो पुलिस वालों ने, लाडी थाने वालों ने खुद साख्ता अपनी अदालत लगाई हुई, किसी को जो मेरा नामजद मुलजिम था उसको छोड़ दिया गया और जो मुद्दई मुकदमा था उसको मुलजिम करा के, तो हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट तक जाएंगे और जो वहाँ का जो एसएचओ है, वहाँ का जो एक राशि डीएसपी है,
जिसने एक पैसे लेके मेरे मुद्दई मुकदमा को मुलज़िम बना के उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई जो करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, मेरी पुलिस से बात हुई, उनका ये कहना है कि आपके मुद्दई ने पुलिस को गलत गाइड किया, भत्ते की FIR जो कटाई वो गलत थी, वो तो उसको पहले से जानता था, वो भत्ते में इन्वॉल्व भी नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस अपनी मनगढ़ंत सिर्फ अपने एक जो हेड कांस्टेबल है जावेद, उसको बचाने के चक्करों में ये मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि भत्ता एक रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसमें से जो भत्ते की रकम है 50,000 रुपये, जिसमें 5,000 के मैंने जिक्र किए थे, वो नोट बरामद हुए हैं। ये नहीं है कि एक पुलिस वाले अपनी तरफ से एक अदालत लगा ले, एक मुल्ज़िम जो नॉमिनेट है उसको बेगुनाह कर दे बगैर तफ्तीश के, क्योंकि छोड़ना अदालत का काम है, इंसाफ देना अदालत का काम है। ये नहीं कि पुलिस आके अपने खुद साख्ता फैसले करने लगी तो फिर अदालत को ताली लगानी पड़ जाएगी। एडवोकेट से मिले हैं उस मुद्दई के, तो उनका ये कहना है कि DSP और SHO गलत कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो अभी जख्मी हुआ है, उसके पास से उसकी टांग पर जिस पे गोली लगी है उसके पास से भत्ते की रकम भी बरामद हो चुकी है। उसके बावजूद पुलिस की जानिब से उसे रिहा कर दिया गया है। इन तमाम तर चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन एक तरफ पुलिस कर रही है, दूसरी तरफ वकला की जानिब से जारी है, तीसरी तरफ टीम एक्सपोज भी इस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई। हमारे साथ रहिएगा, अभी और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करना बाकी हैं। भत्ते के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले शकील के वकील ने दावा किया कि इनके पास शवाहिद मौजूद हैं जो अदालत में पेश किए जाएंगे। हमारे इसरार करने पर चंद वीडियो क्लिप्स और ऑडियो भी शेयर की गयी, जरा मुलाहिजा कीजिए। तो मैं अब ऐसी बात करूंगा ना, टेंशन नहीं ले। तेरे को मैंने इसलिए बोला था हीरो के तेरा बीच में कोई दखल अमल नहीं है, तो तू बीच में नहीं आ यार। वजह ये है आया था ना, हाँ मैं आया था, गुस्सा आप मेरे पे गुस्सा इतना हो रहे थे। अभी मैंने मसला ये है, जब मैंने तेरे को मना किया कि दुनिया मेरे हीरो तू उनको बोल दी कि मसला अपना निपटा दो, फिर मैं क्यों बीच में भाई उनके बोलने से कोई आया था? मैं तो अंदर वालों के कहने पे आया था। कल भी तो 6 बजे तो शकील के साथ आया था ना। अरे तो भाई उन्होंने बुलाया था, मैं आ गया था। मेरा तूने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। अब मसला ये है कि जब बात चल रही है वहाँ पर, इनके 2 नमूने भी आए थे वहाँ पर, ये बात चल रही है तो फिर क्यों आ रहा भाई? बात तो होने दे। फिर शकील से बात करना चाह रहा था, शायद शकील फोन नहीं उठा रहा होगा। हाँ तो माल का करता था, मिलोला नहीं भाई, अभी तो मैं पूछ के फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो माल का बोल, वो पूछ रहे, बोल अपने बाप से पूछना, नहीं साहब से बोल। चलो यही बोल, सही है ना। और वो शकील तो बात किसी हो लेके सके नहीं, अभी तो वो सो रहा होगा। अच्छा तो उन्होंने मेरे को रोक दिया थोड़ा कार्रवाई करने से, बोला मैं आखिरी मरतबा बात करता हूँ। ठीक है, अगर ये हो गया तो सही है, नहीं तो फिर अपना करते रहना भाई, अपना मान ले जाना, कोई मसला नहीं। ठीक है, नहीं मैंने साफ बोल दिया भाई, मैंने पूछ के बताता हूँ मैं। हाँ नहीं हाथ भी नहीं लगा भाई, अभी तो SSP का मसला है। ठीक है, ठीक है भाई, SSP का मसला आ गया। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी वाली बात कर रहा है ना, ऐसे देना चाहिए ना। 1 तारीख को देना चाहिए, 3 तारीख को तूने एक ड्रामा बनाया कि अपने जेल में रखा हुआ था कि इन नंबरों से ये मेरे को टेस्ट करना चाहता है, इसकी पावर कितनी, ये पावर देखना मैं देखता हूँ। आखिर क्या वाकया हुआ था? एक वीडियो बहुत ज़्यादा इस केस के अंदर वायरल हो रही है, जिसके अंदर आप खड़े हैं और शेर खान खड़ा है, उसके अंदर आपकी और उसकी तलक कलामी हो रही। क्या हुआ था वो? सर वो मुझे रोकते थे पैसों के लिए, मेरे कारीगरों को रोकते थे, मुझसे पूछते थे भाई कब देगा कब नहीं देगा। मैंने बोला शकील भाई को मैं बोलता हूँ, फिर वो बोलते थे मुझसे, अब पेमेंट जैसी आती थी हम बोलते थे उसको, तो ये बोलता था यार जल्दी करो, मुझे देने हैं आगे भी करने हैं। तो मैंने बोला ठीक है यार, मैं आपका पैगाम जो है ना शकील भाई को बोल दूँगा। ये बातें होती नहीं, फिर हमको बोलता था यार ऐसा नहीं करो, फिर जो है ना आप जो फिर इधर नहीं आओगे, फिर डराता था, बोलता था यार ये इस तरीके से बात हो रही, कारीगरों को रोकना, फिर मुझे धमकाना, धमका के बोलता था कि यार इतना लेट हो गया है, तुम माल इस टाइम उठा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो मुझे तो वैसे जान छोड़ा। तो इसकी वजह से ज़्यादातर जो है ना उससे मैं ज़्यादा जीत बहस नहीं करता, क्योंकि वो ज़्यादा जो है ना घर पे ही अपने फ़ोन पे रास्ते में क्या बाहर बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहा होता था कि यार आज बोलो कल बोलो। मैंने ठीक है यार मैं आपका पैगाम बोल दूँगा। मेरी ज़्यादा सिर्फ इस तरीके से बात होती थी उससे। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने भी बताया कि वो इन्होंने भी उसी शख्स पे इल्ज़ाम आयद किया कि वो इनको मुस्तकिल
जो है वो भत्ते के लिए कहता था। अब भी मेरी तमाम इदारों से गुजारिश है, ख़ास तौर पे पुलिस से गुजारिश है कि इस तमाम तर वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात की जाए और मौजूद अदालत तक पहुँचाई जाए, ताकि जो भी इस वाक़े में मुजरिम रहा है वो कैफरे किरदार तक पहुँच सके। लांडी में चंद दिन कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक नौजवान जख्मी हुआ था, जिसे मैंने सोचा कि इस वाक़े को एक्सपोज किया जाए। इस वाक़े के अंदर पुलिस से भी बात की गई, इस वाक़े के अंदर उस जख्मी शख्स से भी बात की गई और उस जख्मी शख्स पर जिसने भत्ते का इल्ज़ाम आयद किया है, जिसका ये दावा है कि उसने 50,000 रुपये भत्ता भी उसे दिया था, और वो शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर। क्या आपने एक नौजवान के ऊपर भत्ते का इल्ज़ाम लगाया था, आपके पास क्या शवाहिद हैं कि वो भत्ता खोर? सर मेरे पास सारी वीडियोस और ऑडियो और सब चीज़ें मौजूद हैं, और ये सिलसिला जो है ना मार्च के महीने से शुरू हुआ था, और ये एक हसास इदारे का नाम लेके और एक नामी गिरामी मतलब एसपी साहब होते हैं उनका नाम लेके मुझे डराया गया था और धमकाया गया था। जब मैंने मुख्तलिफ इदारों के अंदर दरखास्तें वगैरह दी और मैं जब इस केस को मतलब लेके गया हसास इदारों के पास ही, मैंने एप्लीकेशनें दी, मतलब डीजी रेंजर साहब को, विंग कमांडर साहब को और आईजी साहब को, एसएसपी साहब को, चीफ जस्टिस साहब को, आर्मी चीफ साहब को, इन सब को मैंने एप्लीकेशनें वगैरह दी। उसके बाद मेरे को कुछ जगहों से रिस्पांस मिला, तो उसके बाद जुम्मे वाले दिन मेरे को एसएचओ साहब से वहाँ से कॉल आई थी मेरे पास, तो मैं एसएचओ साहब के पास गया, बाई हैंड उनको ही मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी थी। तो वहाँ पे कोई पुलिस वाले जावेद साहब होते हैं, तो एसएचओ साहब ने जावेद साहब को मेरे साथ मिलाया और बात करवाई। उन्होंने कहा भाई आपसे ये भत्ता किस तारीख को लेते हैं, तो मैंने उनको बताया 5 से 10 तारीख के दरमियान में मैं इनको भत्ते की रकम देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी आप कब भत्ता देंगे? मैंने कहा सर 2 दिन से तो फ़ोन आ रहा है, तो मैं जो है अभी उनको मना ही कर रहा हूँ कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आगे से पैसे आएंगे तो मैं दूंगा, तो अभी आप जैसा बोलें मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो एसएचओ साहब ने फिर हफ्ते वाला दिन डिसाइड करा कि आप ठीक है हफ्ते वाले दिन आप इनको बुला लें और इनको भत्ते की रकम दें। हम ये चाहते हैं कि इस मुजरिम को जो है ना रंगे हाथों हम वहाँ पकड़ें। तो जो जावेद साहब हैं उनको मेरे साथ मिलाया गया और उनका मेरे को बोला कि आप इनको अपना नंबर दे दें, आप अपना नंबर इनको दे दें। तो हफ्ते वाले दिन जावेद साहब को कोर्ट जाना था किसी सिलसिले में, तो उन्होंने मेरे को बोला 11 साढ़े 11 बजे तक मैं कोर्ट से वापस आ जाऊंगा, फिर उसके बाद हम बैठ के डिसाइड करते हैं कि इनको कहाँ बुलाना है और किस टाइम पे बुलाना है। तो 11 साढ़े 11 के दरमियान में मेरा जावेद साहब से रब्ता हो गया था, वो कोर्ट से वापस आ गए थे। तो तकरीबन 12:30 या 12:45 का टाइम था। तो ये मेरे साथ होते हैं, काम करते हैं, इनका नाम काशिफ है। इनके पास पहले जानशेर का फ़ोन आया कि यार क्या हुआ, अभी तक लोग आए नहीं और पैसे दे के नहीं गए। तो मैंने काशिफ को बोला कि इसको 10 मिनट का टाइम दे दो कि हम 10 मिनट में वहाँ आ रहे हैं। तो फिर मैंने जो है जावेद साहब को फ़ोन पे इतला दी, तो जावेद साहब ने मुझे बोला कि आप फला जगह पे जाके खड़े हो जाओ, वहाँ फला मकैनिक है, वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर दो। लेकिन आप तो किसी होटल पे गए थे, मैं उस होटल पे भी होके आया हूँ। हाँ, तो उस होटल का ये हाल था कि जब जावेद साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने ये मेरे को बोला था कि आप वहाँ जो कोने के ऊपर मकैनिक बैठा हुआ है वहाँ आप अपनी गाड़ी ले जाएँ और वहाँ गाड़ी का टायर खुलवा के आप जो चाय का पीछे होटल है आप वहाँ जाके बैठ जाएँ। तो मैं और काशिफ वहाँ जाके बैठ गए थे। तो उसके बाद वहाँ से हमने उसको बैठ के फ़ोन करा, तो भत्ते की रकम लेने के लिए उस होटल पे आया। उस होटल पे वो आया, वहाँ हमने उसको रकम दी। तो उसके साथ एक और बंदा था, तो उन्होंने जो फुटपाथ के साइड में मोटरसाइकिल खड़ी करी थी वो बंदा वहाँ खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद वो रकम लेके जब वो जाने लगा तो वहाँ उसके पास या तो किसी का फ़ोन आया था या वो किसी को फ़ोन पे इतला दे रहा था। तो इसी दौरान जावेद साहब ने उसको आके गिरफ्तार कर लिया रंगे हाथों। मतलब उसके पास हमारी जो पैसे थे 50,000 रुपये वो उसकी जेब में मौजूद थे, तो वो उन्होंने उससे रिकवर भी कर लिए थे। तो उसके बाद ये मोबाइल थाने की तरफ जा रही थी, तो हम अपनी गाड़ी लेके हम भी आराम से सिलो निकल रहे। हालांकि मोबाइल हमसे 2-3 मिनट पहले निकल चुकी थी, तो हम ये समझे शायद मोबाइल सीधी निकल गई, तो हम साइड वाले इलाके से निकले, पर हमें नहीं मालूम था मोबाइल भी उसी रास्ते से जा रही है। तो हमने देखा काफ़ी मतलब थोड़ा इस तरह का फासला होगा 400-500 फीट का, इतने दूर पे हमारे से मोबाइल थी। तो वहाँ हमें दूर से ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई हाथापाई का मामला हो रहा है। तो वहाँ हमने एक फायर की आवाज़ सुनी। तो जब फायर की आवाज़ हुई तो जाहिर सी बात है मैं घबरा गया। तो मैं अपनी गाड़ी मैंने तेज़ भगाई कि मैं यहाँ से फायरिंग के मतलब जो मामला हो रहा है इससे मैं बीच में से बच के निकल जाऊँ। तो जावेद साहब ने मुझे देख लिया और गुस्से में उन्होंने बोला कि आप थाने की तरफ जाओ। तो मैं थाने की तरफ चला गया। तो जब मैं थाने जाके बैठा तो मुझे ये नहीं मालूम था कि गोली किसको लगी है, किसको नहीं लगी, कोई ज़ख्मी हुआ है या नहीं हुआ, ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। जब थाने में
इस ज़ख्मी मुजरिम को लेके आए तो वहाँ पे वो ज़ख्मी था, तो मुझे एसएचओ साहब के कमरे में बैठा दिया गया। फिर उनके बाद मेरे को एसएचओ साहब का जो अपना जहाँ बेड वगैरह लगाता है वहाँ बैठा दिया गया। तो आप इसमें फिर कैसे गिरफ्तार हो गए? आपका कहना है कि आप उस वाक़ये में इन्वॉल्व नहीं हो। मेरे को जो है ना थोड़ी देर तक जो है नीचे बैठा के रखा गया एसएचओ साहब के कमरे के अंदर, जहाँ उनका बेड वगैरह लगा हुआ था। तकरीबन 2-2.5 घंटे तक तो हम वहाँ बैठे रहे। उसके बाद मेरे को डीएसपी साहब के बराबर वाला जो कमरा है वहाँ ले जाके बैठा दिया गया। तो मैं उनसे बार बार पूछता रहा कि सर मैं जाऊँ, तो कह रहे नहीं अभी एफआईआर लॉन्च हो रही है। तो एफआईआर लॉन्च हो चुकी थी हमारी, मतलब 6 बजे के दरमियान या 4 बजे के दरमियान में एफआईआर लॉन्च हो चुकी थी। तो उस टाइम पे कुछ वहाँ जो है गर्मा गर्मी का माहौल हो गया, शोर शराबे की आवाज़ें आने लगी और लांडी थाने के ऊपर पथराव, मतलब उसको घेरा गया और वहाँ कुछ पठान कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा गालिम गलूज, बदतमीज़ी, इस तरह की बातें आने लगी अंदर। तो फिर हमने बोला सर हमारे लिए क्या, मैं कहने लगा यार अभी ये रश ख़त्म हो जाए तो हम आपको निकाल देते हैं। तो हमें डीएसपी साहब के बराबर वाले कमरे में बैठा के रखा गया। तो जिस तरह थोड़ा थोड़ा करके टाइम गुजरता गया, तो रात के जब 9, साढ़े 9 का या ऐसे कोई टाइम होगा, क्योंकि वहाँ कुछ मालूम नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कमरा बंद था। तो थोड़ी देर बाद मालूम चला कमरे के अंदर कुंडी लगा दी गई है बाहर से, तो हम कमरे के अंदर ही थे। तो हमारे को तकरीबन ये कोई 1-1.5 का टाइम था, तो हमें डायरेक्ट जो है लॉकअप में डाल दिया गया और उसके बाद बताया गया कि भाई तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो गई। जिस पे मैंने ये कहा कि एफआईआर तो मैंने कटाई है, भत्ता वो लेता था, तो उसके ऊपर मैंने एफआईआर कटाई है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? तो उन्होंने बोला भाई आपके ऊपर काउंटर एफआईआर हुई है और उस मुजरिम को हमने छोड़ दिया, मतलब उस मुजरिम को जो भत्ता लिया जिसने जख्मी हुआ ऑन द स्पॉट गिरफ्तार हुआ, उसको उन्होंने किस मामलात पे किस तरह कैसे छोड़ दिया मेरी कुछ समझ में नहीं आया, बल्कि मुझे ही मुजरिम बना के लॉकअप के अंदर बंद कर दिया। और आज मंगल के दिन कोर्ट से मैं रिहा होकर आया हूँ। ये उसका लेटर है मेरे पास, जो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये कोर्ट ने आर्डर किया है, मेरे को रिलीज़ कर दिया है। कोर्ट ने ये झूठी एफआईआर थी, इन्होंने मतलब मुजरिम को बचा के मेरे को उस केस के अंदर ज़बरदस्ती फंसाया। और अभी मेरे को थाने के अंदर बीच में जब मैं लॉकअप था, मेरे को अंदर रात में 1:30 बजे जब काशिफ भाई, जावेद और पुलिस वाला और मैं कमरे के अंदर जो डीएसपी के बराबर वाले कमरे में हम बैठे हुए थे, तकरीबन 1 बजे का टाइम, 1:30 बजे का टाइम का था। उस टाइम पे हमें लॉकअप करने से पहले सवाती साहब कोई और ये मेराज खान सवाती और ये मुद्दई जो थे नवाज साहब, ये और तकरीबन चेहरा शनास लोग हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, तकरीबन 7-8 लोग थे ये। तो ये कमरे के अंदर आके इन्होंने हमारे को मतलब डराया भी, धमकाया भी और यहाँ तक के कमीज़ें उठा के हमें असले की नुमाइश कराई और यहाँ तक के बोला कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते, अगर निकल भी जाओगे तो हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मतलब उन्होंने खुले लफ्ज़ों में मेरे को ये बोला खून का बदला खून होता है, अब आप तुम कहीं भी चले जाओ, हम आपको ढूंढ लेंगे। सीधी थी। आप कह रहे हो आपसे भत्ता तलब कर रहा है, कब से आपसे भत्ता तलब कर रहा था और लास्ट टाइम आपने कितना भत्ता दिया था, वो रिकवर हुआ है? हाँ, लास्ट टाइम पे जो भत्ता दिया है वो दिया था 50,000 रुपये, हमें देना होता है इसको 70,000 रुपये। ये मेरे से मार्च के महीने से 70,000 रुपये हर महीने बाकायदगी से भत्ता ले रहा था। और हसास इदारों के नाम पे और एक मोजिस एसएसपी साहब हैं, उनका नाम इन्होंने लिया, मुझे डराया धमकाया था कि आपको लापता कर देंगे, आपको गायब कर देंगे, आपका पता नहीं चलेगा आप गए कहाँ। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे लोगों को गायब कराए, लापता कराए, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी उससे लड़के से बात हुई जिस पे आपने इल्ज़ाम आयद किया हुआ है, वो कह रहा है कि आपका और उसका कोई कारोबार का तनाज़ा था, 30% उसका हक था, 70% आपका हक था। ये क्या मामला है? ये तो फिर भत्ताखोरी की तरफ मामला नहीं जाता। अगर ये 30 और 70 की बात करते हैं तो यकीनन फिर इनके पास मेरे कारोबार की पर्चियाँ भी होंगी, यकीनन फिर इनके पास जो मेरे को इनवाइस वगैरह मिलती है कंपनी से रिकॉर्ड की, वो भी इनके पास होंगी। तो अगर इनके पास कोई ऐसे सबूत हैं तो ये ला के रख दें। मेरे पास तो तकरीबन सारे ही एविडेंस पड़े हैं। तमाम सबूत आप अदालत में पेश करेंगे? बिल्कुल पेश करेंगे। मैंने मुख्तलिफ इदारों को दिए भी हैं, साफ़ी बिरादरियों को भी दी, मैंने SHO साहब को भी दिखाए थे। तो मेरी हसास इदारों से गुजारिश है वो इस बात पे एक्शन भी लें और ज़रा शफाफ तरीके से तहकीक कर लें कि इसके अंदर मुजरिम कौन है। सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अगर मैं उनका कोई पार्टनर हूँ या कोई मेरे ऐसे मामलात हैं
वो भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से इन्होंने कहा कि साफ और शफाफ तहकीकात की जाए, इसी तरीके से उस जख्मी शख्स का भी यही कहना है कि इस तमाम तर वाक़े की साफ और शफाफ तहकीकात की जाए। टीम एक्सपोज ने अपना मिशन पूरा किया, अपना फ़र्ज़ पूरा किया, दोनों का मौक़िफ़ आपको दिखाया और दोनों लोगों का यही मुतालबा है, जो मुल्ज़िम है और जो मुद्दई है, उन दोनों का एक ही मुतालबा है कि साफ़ और शफाफ तहकीकात की जाए, ताकि साफ़ और शफाफ तहकीकात अदालत में पेश हो सके और जो भी इस वाक़े के अंदर मुजरिम है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँच सके।